लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी ऐसी खबर आ रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, ये लड़ाई चलती रहेगी। कानूनी लड़ाई यानी कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये आपने क्लियर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कोई दो राय नहीं है। आप लोग कानूनी लड़ाई का क्या होगा? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हमने केस फाइल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वॉश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। अभी उसकी अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे कि आज रात को ही इस केस की सुनवाई हो। पॉलिटिकल छापा पड़ गया, हम जा रहे हैं। अरे 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 छापा पड़ गया तो छुपने जा रहे हो? ये छुपने नहीं जा रहे हैं। तो पुलिस में जा रहे हो? ये भगत राम बौरा गए हो क्या? बौरा काहे गए? पुलिस में नहीं जाओगे? पुलिस में क्या करेंगे जाके? छापा पड़ा है। अच्छा तो कोर्ट कचहरी जा रहे हो? अरे कोर्ट कचहरी क्यों जाएंगे भगत राम, छापा पड़ा है, छापा। तो कोर्ट कचहरी भी नहीं जा रहे, जेल में जा रहे हो? जेल जा रहे हो? भगत राम गुस्सा मत दिलाओ। छापा पड़ा है तो हम जेल में क्या करेंगे जाके? तो फिर कहाँ जा रहे हो? जेल नहीं जा रहे हो? छापा पड़ा है, हम बीजेपी में जा रहे हैं। ये देखो, समझे? हाँ, हम अपना खुद से लेकर के जा रहे हैं। अब वहीं पे जाकर के बच सकते हैं। देखो हमको जाने दो भाई, बहुत लेट हो रहा है, पता नहीं कैसे लोग मिल जाते हैं। ये है नया भारत। हम भी कहें कौन नया भारत है? जिसको जेल में जाना चाहिए वो बीजेपी में जा रहा है। देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि क्या हो रहा है। ये दिख रहा है कि आज ही हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है ईडी को कि समन्स क्यों ना क्वॉश किए जाएं। आज ही हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है कि क्यों अरविंद केजरीवाल को इंटरिम रिलीफ ना मिले। लेकिन उसके बावजूद कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना आज ही ईडी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने पहुंच गई है। क्यों? ये साफ दिखाता है कि एक राजनीतिक साजिश है। ये साफ दिखाता है कि ईडी के पीछे से छुपकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर पूरे देश में कोई एक नेता है जो उनको चैलेंज कर रहा है, वो नेता अरविंद केजरीवाल है। ईडी कह रही है कि फिलहाल ये भी सर्च ऑपरेशन है और पूछताछ की जा रही है।
तो सर्च ऑपरेशन के लिए उन्हें 4-4 बसों में पुलिस भर के लाने की क्या जरूरत थी? सर्च ऑपरेशन के लिए उन्हें 2-2 वैन रैपिड एक्शन फोर्स भर के लाने की क्या जरूरत थी? सर्च ऑपरेशन के लिए पूरे इलाके में बैरिकेड लगाने की क्या जरूरत थी? तो ये बिल्कुल साफ है। देखिए, ये कोई पहला सर्च ऑपरेशन थोड़ी हो रहा है। सैकड़ों जगह रेड मार चुके हैं, 1 रुपया नहीं मिला है ईडी को 2 साल में। तो ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश है। लेकिन मैं फिर से कहूंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि अरविंद केजरीवाल एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक आइडिया है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करोगे तो सैकड़ों अरविंद केजरीवाल इस देश के संविधान को छापा पड़ गया, हम जा रहे हैं। अरे 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 छापा पड़ गया तो छुपने जा रहे हो? ये छुपने नहीं जा रहे हैं। तो पुलिस में जा रहे हो? ये भगत राम बौरा गए हो क्या? है? बौरा काहे गए? हाँ? पुलिस में नहीं जाओगे? पुलिस में क्या करेंगे जाके? छापा पड़ा है। अच्छा अच्छा, तो कोर्ट कचहरी जा रहे हो? अरे कोर्ट कचहरी क्यों जाएंगे भगत राम, छापा पड़ा है, छापा। तो कोर्ट कचहरी भी नहीं जा रहे, जेल में जा रहे हो? जेल जा रहे हो? भगत राम गुस्सा मत दिलाओ, है? छापा पड़ा है तो हम जेल में क्या करेंगे जाके? तो फिर कहाँ जा रहे हो? जेल नहीं जा रहे हो? छापा पड़ा है, हम बीजेपी में जा रहे हैं। ये देखो, समझे? हाँ, हम अपना खुद से लेकर के जा रहे हैं। अब वहीं पे जाकर के बच सकते हैं, है? देखो, हमको जाने दो भाई, बहुत लेट हो रहा है, पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। ये है नया भारत। हम भी कहें कौन नया भारत है? जिसको जेल में जाना चाहिए वो बीजेपी में जा रहा है। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और यह कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और एक महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है। सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें। कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। छापा पड़ गया, हम जा रहे हैं। अरे 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 छापा पड़ गया तो छुपने जा रहे हो? ये
छुपने नहीं जा रहे हैं। तो पुलिस में जा रहे हो? अरे भगत राम, बौरा गए हो क्या? है? बौरा काहे गए? हाँ? पुलिस में नहीं जाओगे? पुलिस में क्या करेंगे जाके? छापा पड़ा है। अच्छा अच्छा, तो कोर्ट कचहरी जा रहे हो? अरे कोर्ट कचहरी क्यों जाएंगे भगत राम? छापा पड़ा है, छापा। तो कोर्ट कचहरी भी नहीं जा रहे, जेल में जा रहे हो? जेल जा रहे हो? हाँ, भगत राम गुस्सा मत दिलाओ। है? छापा पड़ा है तो हम जेल में क्या करेंगे जाके? तो फिर कहाँ जा रहे हो? जेल नहीं जा रहे हो? छापा पड़ा है, हम बीजेपी में जा रहे हैं। ये देखो, समझे? हाँ, हम अपना खुद से लेकर के जा रहे हैं। अब वहीं पे जाकर के बच सकते हैं। देखो, हमको जाने दो भाई, बहुत लेट हो रहा है। पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। ये है नया भारत। हम भी कहें कौन नया भारत है? जिसको जेल में जाना चाहिए वो बीजेपी में जा रहा है। कई बार मजाक बना रहे भाजपा में चले गए, भाजपा में चले गए। वो है क्या, दरअसल ईडी और सीबीआई के डर की वजह से कई नेता गए। खुल के कोई नहीं बता रहा। उनका इंटरव्यू लिया किसने? टेली ब्रांड वालों ने। तो आपने देखा होगा ना, दवाइयों के ऐड आते हैं। पहले मैं काफी परेशान था, है ना? इसी तरह अब उसी से इंटरव्यू में पूछा गया, सुनिए, मेरी ईडी की समस्या बढ़ती जा रही थी। मेरी ईडी की समस्या बढ़ती जा रही थी। हमेशा डर रहता था कि कहीं मुझे जेल न जाना पड़ जाए। मुझे नींद तक नहीं आती थी। मैं अंदर से काफी टूट गया था। घर में जब कोई दीदी बोलता था या सीडी बीड़ी तक बोलता था, मुझे ईडी ही सुनाई देता था। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करना चाहिए। एक दिन मेरा एक मित्र आया, उसने मुझसे कहा कि तुम्हें भाजपा ट्राई करनी चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, पहले मुझे यकीन नहीं था, लेकिन जब उसने बताया कि वो गारंटी दे रहे हैं, तब मैं गया। गारंटी की वजह से गया और यकीन मानिए आज सब कुछ बदल गया। मैं बहुत खुश हूँ। साथियों, मोदी को 104वीं गाली दी है। औरंगजेब कहकर नवाजा गया है। मोदी की खोपड़ी उड़ाने का ऐलान पूरा देश कह रहा है अब की बार। लास्ट टाइम जब देखा था तो तेरी गोद में लैपटॉप था। कॉलेज में टॉन्ट मारना सिखाया क्या? बॉस हटाए से सीधे पैसिफायर पे आ गई। अक्का, डोंट यू मिस योर जॉब? नो डा, आई एम लाइकिंग माई न्यू जॉब। पैसे भी बहुत अच्छे हैं। कौन दे रहा है सैलरी? वो खड़ू सीईओ? नहीं, देश का सीईओ। थोड़ा न्यूज देखा कर। मोदी ने 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव कर दी है, तो प्रमोशन भी मिलेगा। करियर से समझौता नहीं करना है इंडिया को, इसीलिए पहला वोट मोदी को। हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी एक ट्वीट किया, आपको पता ही है, देखा होगा आपने। अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खरगे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले लोकसभा चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा गया है। इन utter desperation of imminent defeat, the Congress party at the highest level sought to create an alibi today. कुछ तो बोले, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है। ये तो कमाल है भाई। मुझे अपने जेपी मूवमेंट के आंदोलन के दिनों की याद आ गई। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, याद है ना? इमरजेंसी का दिन, जेपी की अगुवाई, कांग्रेस पार्टी की हार, आप सभी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सूख कर कांटा हो गई है, फिर भी कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज हुआ तो देश का अकाउंट फ्रीज हुआ। मिस्टर राहुल गांधी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस?
डोंट इंसल्ट इंडियन डेमोक्रेसी। राहुल गांधी, भारत के लोकतंत्र को इस तरह से आप शर्मसार नहीं करें। ये देश आपकी पार्टी से बड़ा है, ये देश का लोकतंत्र आपसे बड़ा है। और आज इसी देश में आपने झूठ बोला है, गाली दी है, और सब देश ने देखा है, टीवी पे चला है ना। तो आप झूठ बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, देश सुन रहा है, आपको यह तक अधिकार है, और करें, देश का लोकतंत्र नहीं है। ये कौन सा तर्क है? ये बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा। लेकिन कोई नई बात नहीं हो तो अमेरिका में जाते हैं तो कहते हैं इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, सिंगापुर जाते हैं तो वही कहते हैं, लंदन जाते हैं वही कहते हैं, और आज उन्होंने यहां भी कह दिया। आज उनके झूठ का मैं पोल खोलूंगा। लेकिन राहुल जी, सोनिया जी, आपको अगर देश की जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करें? बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से हम एक सवाल पूछना चाहेंगे। सोनिया जी, राहुल जी, अब खड़गे जी से कितना पूछा जाए देखते हैं। आज भी तो उनका नंबर 3 ही था प्रायोरिटी में, हालांकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर देश के लोग आपको वोट नहीं देते और आगे नहीं देने वाले हैं तो हम क्या करें? अगर राहुल गांधी की ये अपेक्षा है कि भाजपा के मित्र उनके लिए कैंपेन करें तो ये तो हम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनका तो स्टॉक मार्केट इतना गड़बड़ाया हुआ है। और आज मैं कांग्रेस के लोगों को एक बात कहना चाहूंगा। हम भी चाहते हैं कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी पनपे, कितना पनपे उनका विषय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब समझे कि जब जब राहुल गांधी से मुंह खुलवाएंगे तब तक स्टॉक मार्केट का और गिरेगा। देयर इज अ जेंटल एडवाइस टू द कांग्रेस पार्टी, वी विश यू वेल, but realize now the more you allow Rahul Gandhi to speak, the more you are losing the ground in the country. अभी आप सोच लीजिए। अब थोड़ा सा राहुल गांधी ने जो झूठ बोला है कि हमारा पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया तो हम क्या करें, तो आज रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना जरूरी है। बाकी इनकम टैक्स का विषय है तो सरकार की ओर से बोला जाएगा, लेकिन अल्प ज्ञान समस्या पैदा करता है। राहुल गांधी जी राजनीतिक विषयों पर कितना होमवर्क करते हैं तो आप जानते ही हैं, लेकिन कानूनी विषयों पर भी जब बोलते हैं तो थोड़ी चिंता हो जाती है। इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन 13A है जिसमें सही है कि पार्टियों पर इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन पार्टी को अपना रिटर्न हर साल फाइल करना पड़ता है, जिसमें बताना पड़ता है कि 20,000 तक कितने हमारे डोनर्स हैं, 20,000 से ऊपर कितने डोनर्स हैं। और अगर आपने ये नहीं फाइल किया हर असेसमेंट ईयर में तो आपका ये एग्जम्पशन खत्म हो जाता है। ये है सेक्शन 13A। लेट मी रिपीट, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 13A, there is a clear provision that the political party is exempted from income tax, provided they file their return every year as to how much money has come of 20,000 rupees and duly certified auditor's report as to how much they had received from big donation. If you don't do it, you lose that exemption. ये बहुत बेसिक चीज है जिसको समझना चाहिए। अब थोड़ा हम आपको बता दें कि ये जो चिल्ला रहे हैं, 6/7/21 को असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए ऑर्डर पास हुआ कि उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया था, तो रिटर्न फाइल नहीं किया तो एग्जम्पशन खत्म हो गया। एग्जम्पशन खत्म हो गया तो 105,17,29,635 रुपए का डिमांड रखा गया। और मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स एक्ट में धारा 220, धारा 221 में इस बात का पूरा प्रावधान है। कलेक्शन एंड रिकवरी 10 सेक्शन है। कैसे कलेक्शन होगा, कैसे रिकवरी होगी, सर्टिफिकेट होगा, पेनाल्टी लगेगी, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, बट देयर इज एन इनबिल्ट मैकेनिज्म। तो उसका टैक्स का प्रोसेस है। आईटीओ ने नहीं किया तो आप अपील में जाएंगे, अपील ने नहीं किया तो आप कमिश्नर के यहाँ जाएंगे, कमिश्नर ने नहीं किया तो आप
ट्राइब्यूनल में जाएंगे, ट्राइब्यूनल नहीं कि आप हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इससे ना संजय मयूख को मतलब है, डॉक्टर पात्रा को मतलब है, ना मुझे मतलब है, ना भाजपा को मतलब है। दिस इज ए रूटीन टैक्स प्रोसेस। और राहुल गांधी ने सफेद झूठ क्यों बोला है, यह आज देश को भाजपा के राष्ट्रीय मंच से जाना जरूरी है। हर जगह उनका स्टे रिजेक्ट हुआ, उस पेनाल्टी में अकाउंट फ्रीज हुए, टैक्स नहीं दिया, और झूठ बोले हैं आज। अब देखिए, इन्होंने जब इनको पेनाल्टी लगी तो ये सीआईटी अपील के यहां गए, ये स्टे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। इस बात को समझिए। इसलिए अब बिल्कुल रीजन ऑर्डर पर गया। उसके बाद फिर ये गए सीआईटी के यहां, कमिश्नर अपील के यहां, वहां भी रिजेक्ट हो गया। इनका देखा गया 135 करोड़ टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऐड किया गया। फिर आईटीएटी जो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल है, उन्होंने इनका स्टे पिटीशन डिसमिस कर दिया। अब इसके खिलाफ ये हाई कोर्ट गए और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 13 मार्च को वो भी रिजेक्ट कर दिया। और 13 मार्च को क्या कहा, जरा वो हम बताना चाहते हैं थोड़ा मित्रों के लिए। कोर्ट रिमार्क that it was badly handled matter and somebody from the Congress office went to sleep right from 2021. Merely because someone chose to wake up and put you on notice in February will not change those facts. फिर कोर्ट ने बाकी किया, इनका लंबा ऑर्डर है, इसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल को सुनवाई है। राहुल गांधी जी, आज आपने अपनी प्रेस में इसको क्यों छुपाया? आपकी पार्टी अपील में गई, आपकी पार्टी आईटीएटी में गई, आपकी पार्टी हाई कोर्ट में गई, आपकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है। आपने क्यों छुपाया? और जैसा हमने बताया, इनकम टैक्स में इस बात का प्रावधान है कि अगर आपके पास ड्यू है, आप ड्यू नहीं देंगे तो रिकवरी में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। और जहां तक मेरे को स्मरण आता है कि लियन 135 करोड़ का इनके बैंक अकाउंट पर कोर्ट ने डाला था कि आप 135 करोड़ मत छूइए, बाकी ऑपरेट करिए। देखिए समस्या क्या है, कांग्रेस पार्टी हिसाब किताब रखना भूल गई है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं उनको याद होगा, कांग्रेस के एक अध्यक्ष होते थे, न खाता न बही, जो डॉट डॉट कहे वो सही। याद होगा लोगों को। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं नाम नहीं लिया। तो ये हो गया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये उनका 94-95 में 53 करोड़ लगा था, और उसके बाद बाकी भी इनका 14-15 से 20-21 मैंने बता दिया। और ये सारी बातें जो चल रही हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर भी कहा है, बाकी कहा है, मेरे मित्र डॉक्टर पात्रा उस पर बोलेंगे, क्योंकि बहुत धन्यवाद। हाँ, बस 2 मिनट और। डोंट बिकम इम्पेशेंट लाइक राहुल गांधी। ऑफ कोर्स नॉट सर। कूल। तो मैं कह रहा था कि ये क्या मतलब है इसका, कितना झूठ बोलेंगे राहुल गांधी आप। और आज राहुल गांधी ने कोर्ट के बारे में कहा है, इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा है, मीडिया के बारे में कहा है, सब चुप हैं। राहुल गांधी जी, प्लीज अपोलोजाइज फॉर कैस्टिगेटिंग दीज इंस्टीट्यूशंस। आप कोर्ट गए हैं ना, दिल्ली हाई कोर्ट में रिजेक्ट हुआ है ना आपका, सुप्रीम कोर्ट में 1-4 को सुनवाई है ना आपकी, आप आईटीआईटी अपील में गए ना, आप ट्राइब्यूनल में गए ना, तो आप कोर्ट के प्रोसेस में गए कि नहीं गए? तो आप कैसे कह रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? वैसे क्या कहा जाए। मैं तो आपसे कई बार बात कर चुका हूं, इस परिवार ने किस तरह से नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ की संपत्ति हथिया ली, वो भी केस चल रहा है, चर्चा कर चुके हैं कि बिना सिर्फ 50 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 5,000 करोड़ की संपत्ति
परिवार ने ले ली, जिस ट्रस्ट में सोनिया जी और राहुल गांधी के 76% शेयर थे। तो मित्रों, मुझे लगा कि देश को यह बताना जरूरी है। तो राहुल गांधी जी, आपकी हार तय है। सोनिया जी, आपकी हार तय है। देश मोदी जी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आज आपने दुनिया में भारत के लोकतंत्र को बदनाम किया है। आई रिपीट, by this utterly irresponsible, shameful comment, Sonia ji, you and your son have shamed Indian democracy globally. मत करिए। हमें भारत के लोकतंत्र पर गर्व है, हमें भारत की मीडिया पर गर्व है, हमें भारत के न्यायपालिका पर गर्व है। अभी तो देखा इलेक्टोरल बॉन्ड में फैसला हुआ कि नहीं हुआ, बाकी होता है। यही तो देश है। तो मुझे लगा कि ये फैक्ट सामने रखें, और राहुल गांधी के एनजीओ मित्रों से आग्रह है, उनको जब प्रेस के सामने आप खड़ा कर देते हैं तो थोड़ा तो होमवर्क करा दिया कीजिए। क्यों उनकी जगहसाई कराते हैं? आपके वो युवराज हैं, आपके लोग उनको भविष्य के प्रधानमंत्री बनाने के लिए व्यग्र हैं, थोड़ा सा रंगाई पुताई ठीक से किया कीजिए। धन्यवाद। मित्रों, मेरा विनम्र निवेदन माननीय डॉक्टर संबित पात्रा जी से होगा कि आपको संबोधित करें। बहुत अभिनंदन माननीय रविशंकर प्रसाद जी का, हम सबके जो प्रवक्ता हैं उनके मार्गदर्शक हैं। बहुत धन्यवाद आदरणीय संजय मयूख जी का। एंड लेट मी टेल यू, व्हेन इट इज टू स्पीक अबाउट राहुल गांधी, यस आई एम अ बिट इम्पेशेंट। इतना कुछ रहता है राहुल जी के बारे में बोलने के लिए कि हम अपने दिल की तड़प को रोक नहीं पाते। तो आई एम सॉरी आई इंट्रूडेड, बट आई रियली वांटेड टू स्पीक अबाउट द फैक्ट्स, quoting what Rahul Gandhi really means. अभी बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत ही बड़े तरीके से एक्सपर्ट के रूप में आदरणीय प्रसाद जी ने यह समझाया कि किस प्रकार, जहां तक बैंक अकाउंट फ्रीजिंग का सवाल है, यदि आप हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से कोट अनकोट आप डिफॉल्टर हैं, तो यू विल बी ट्रीटेड एज अ डिफॉल्टर। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है गांधी परिवार की, हम डिफॉल्ट भी करेंगे और डिफॉल्ट करने के पश्चात हमें इस देश के कानून के प्रावधानों को पालन करने से राहत दिया जाएगा। द एरा ऑफ दिस काइंड ऑफ एंटाइटलमेंट इज ओवर अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये एरा नहीं है अब, चाहे आप गांधी परिवार के ही क्यों ना हो सकते हैं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, रिमेंबर, इट इज नॉट द बैंक अकाउंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी विच इज फ्रोजन, इट इज द कांग्रेस पार्टी विच इज फ्रोजन। कांग्रेस पार्टी आज फ्रोजन है। आप सोचिए, हम आश्चर्यचकित हैं, रात भर सोते नहीं है हम में से कुछ लोग। कभी कभी 2 दिन 3 दिन जब सीसी की मीटिंग होती है, माननीय प्रधानमंत्री आते हैं, 4 बजे प्रधानमंत्री यहां से जाते हैं। जब हम 10 बजे सुबह जगते हैं तो हम देखते हैं प्रधानमंत्री के 2 रैलियां समाप्त हो चुकी। जो देश का प्रधानमंत्री, जिस देश के प्रधानमंत्री सुबह 4 बजे जाकर के हम 2-1 दिन में थक जाते हैं, हर दिन का रूटीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है 4 बजे जाना, 6 बजे कहीं और पहुंच जाना, 9 बजे लोगों के बीच में रहना और फिर 4 बजे तक यहां कार्यालय में बैठक करना। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? पसीना और मेहनत, PM, P से पसीना, M से मेहनत। पसीना बहाया है मोदी जी ने, मेहनत की है मोदी जी ने। जीत पसीना और मेहनत की होती है, PM ऐसे ही कोई नहीं बन जाता है। बॉन्ड्स के बारे में बात हुई, हिसाब का किताब भी है यहां पर। बिना हिसाब किताब के नरेंद्र मोदी जी के युग में बात नहीं होती। कागज है हमारे पास। बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद है, 55% जो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बीजेपी के। 48 सांसद, 9% सांसद कांग्रेस पार्टी के, 11% सांसद 24 द्रविड़ मुनित्र खजगम DMK के, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 4% सांसद है, 22 सांसद है। आप यहां पर जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे,
जहां भाजपा को 6,000 करोड़ रुपए बॉन्ड के रूप में मिला, वहीं टीएमसी को लगभग 1,400 करोड़ और कांग्रेस को भी लगभग 1,400 से अधिक करोड़ रुपए बॉन्ड के रूप में मिले। सवाल उठता है 9% सांसद और 1,400 करोड़ रुपए आपको बॉन्ड के रूप में मिलता है। किसने आपको ये बॉन्ड दिया है? आप वो सूची जारी करिए। और कल हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने टीवी चैनल में इंटरव्यू के समक्ष बताया कि जब ये बॉन्ड की नीति पार्लियामेंट के फ्लोर पे रखा गया था, द विटनेस इज सिटिंग अमिडस्ट अस, रविशंकर प्रसाद जी वाज द विटनेस when the electoral bonds were discussed. We don't have our senior colleague, the senior colleague of Mr. Ravi Shankar Prasad, Shri Arun Jaitley ji, how fluidly, how tangibly he had explained the electoral bonds. What was the basic requirement of the electoral bond? Electoral bond की basic requirement थी electoral reform, जिससे कि जो खर्चा इलेक्शन में होता है उसमें काला धन कैसे कम हो, ब्लैक मनी कैसे कम हो, और जो लोग डोनेट करते हैं उनको लगता है कहीं हमारे ऊपर बाद में आक्षेप न लगे, कहीं हमारे ऊपर विंडिक्टिव एटीट्यूड न रखा जाए, तो एक परत पर्दा का भी बीच में रहे। जब ये सारी डिस्कशंस हो रही थी पार्लियामेंट में, रविशंकर जी वुड सप्लीमेंट टू से दैट द कांग्रेस पार्टी was not just a mute spectator. The Congress party was supporter of this system. जब ये सिस्टम बनाया गया तो कांग्रेस पार्टी ने इसे सपोर्ट किया था। मगर आज आश्चर्य का विषय है, जैसे रवि जी ने कहा कि ये बहाना ढूंढने का जो तरीका है कि आज हम हार रहे हैं, हमसे ना हो पाएगा, तो किसके सर पे नारियल फोड़ना है? तो इलेक्टरल बॉन्ड के सर पे नारियल फोड़ देना है, इलेक्शन कमीशन के सर के ऊपर नारियल फोड़ देना है, टोपी पहनाना है तो आप बैंक अकाउंट के ऊपर टोपी पहनाना है। किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी ने नहीं कहा है कि आप अपने बैंक अकाउंट को यूज नहीं कर सकते हैं। सही शब्द का प्रयोग किया गया, एक लियन लगाया गया है कि 115 करोड़ रुपए से अधिक इतना आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये बकाया है, उसके ऊपर जो आप खर्च करिए ना। और वैसे भी मुझे कभी कभी लगता है, जहां तक कांग्रेस पार्टी और खर्च का सवाल है, सोनिया जी और राहुल जी दोनों मंच पर मौजूद थे, दोनों आज मुचलके पे बाहर हैं, बेल पे बाहर है, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए का गबन किया है मां बेटे ने, अक्यूज नंबर 1 और अक्यूज नंबर 2 इन नेशनल हेराल्ड केस, जिसके घर के अंदर, कोठी के अंदर केवल एक भ्रष्टाचार से 5,000 करोड़ रुपए रखे हो। और A to Z ऑफ कांग्रेस करप्शन, अगुस्ता वेस्टलैंड से जेड तक अगर हम चले जाएंगे तो जो रकम उस कोठी के अंदर रखी हुई है, एक इलेक्शन नहीं, पूरे विश्व के इलेक्शन को फंड करने के लिए यथेष्ट है। आज दुख इस विषय का है, सुबह जब टीवी ऑन किया गया, हम सब ने टीवी पे एक समाचार देखा, आप सब ने टीवी पे मुख्य हेडलाइन में क्या चलाया कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी हैड अ कि जेलेंस्की और पुतिन दोनों ने कहा कि हिंदुस्तान के चुनाव के पश्चात मोदी जी आप यहां आइए पीस मेकर के रूप में। आज पूरा विश्व जानता है कि 2024 के चुनाव का नतीजा क्या होने वाला है, और बम्पर जीत के साथ नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने वाली है। शक्ति की जीत होने वाली है, मां दुर्गा की जीत होने वाली है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर ठीक उसी दिन जब पीस मेकर नरेंद्र मोदी आप लोगों ने चलाया, तो इस नैरेटिव को पीस में बांटने के लिए, काटने के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तुरंत उतर आए मैदान। When paeans were being sung for India's greatness, जब hymns were being sung for India's greatness and India's democracy worldwide, the Congress choose to descend, not to defend India, but to defame India. यह है गांधी परिवार का विषय। और मुझे तो आश्चर्य होता है संजय जी, 2 बिहार एक उड़ीसा है, ये गाड़ी नहीं चल पाएगा भैया। वो जो राहुल गाड़ी है उनमें फ्यूल नहीं बा, फ्यूले नहीं बा। अब कितना लॉन्च करें, उसमें फ्यूल नहीं है, वो कैसे चलेगा आप बताइए। अब जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस को मिनिमम रिटेल प्राइस बोल रहा है, वो गाड़ी चलेगा?
जो बोल रहा है बनारस के सभी यूथ नशेड़ी है, वो गाड़ी चलेगा। जो बोल रहा है राम मंदिर जैसे विराट विषय, आत्मा के विषय, स्पंदन के विषय पे बोल रहा है, देखिए ऐश्वर्या राय नाच रही है, वो गाड़ी चलेगा? वो गाड़ी कभी चल सकता है? जो जिस प्रकार की बातें राहुल गांधी अपनी भारत तोड़ो यात्रा में कर, ये फुएल नहीं बा, फुएले नहीं बा। और जब फुएल नहीं है तो गाड़ी चलेगी कैसे? और धन्य है ये कांग्रेस पार्टी, धन्य है ये कांग्रेस पार्टी, चुनाव दर चुनाव सब कुछ जानते हुए कैसे ये गाड़ी लॉन्च होगा उसी मॉडल को लॉन्च कर रहे हैं। नहीं हो पाएगा। अरे टिकट देने के लिए लोगों के आप देखिए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज लाइन लग जाती है लोगों के कैंडिडेट से कि हमें टिकट चाहिए। यहां पर कांग्रेस लाइन लगा के खड़ी है लोगों के घर के बाहर, आइए प्लीज टिकट ले जाइए, आइए प्लीज टिकट ले जाइए। टिकट वापस कर दे रहे हैं लोग। मैं फहरिस्त बना के लाया हूं मगर पढ़ना नहीं चाहता हूं, व्यक्तिगत हो जाएगा। अरे हिमाचल प्रदेश में रानी मां बोल रही है कि जमीन पे कुछ नहीं है। जिनका बेटा मुख्यमंत्री बनने के दौड़ में है वो बोल रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। रे बाबा, कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ सकता। आप बताइए, जिस पार्टी में कोई चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता है उसमें क्या करेगा ईवीएम? क्या करेगा ईवीएम बताइए आप? चुनाव लड़ेंगे तभी तो कोई ईवीएम में बटन दबाएगा ना जाके। चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता है कोई, क्या करेगा बॉन्ड उसमें? पहले मैं राहुल गांधी जी से इतना ही कहना चाहता हूं, प्लीज बोल्स्टर द बॉन्ड बिटवीन द कांग्रेस पार्टी एंड द पीपल। आपका वो बॉन्ड टूट गया है। और जहां तक इनकम टैक्स का सवाल है, राहुल जी आपने इस देश को, आपके परिवार ने इस देश को लूटा है। इनकम कभी नहीं किया है, जितना लूटा है उसी हिसाब से देश ने आपको नकारा भी है। इतना ही कह के हम अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहेंगे। आदरणीय संजय जी, पैसे की वेबसी है ना? बिल्कुल संजय जी ने सही याद दिलाया। संजय जी तुरंत लिख के देते हैं कि धीरज साहू की पैसे। आप बताइए, लगभग 400 करोड़ रुपए अलमारी में, जिसके अंदर दीमक भी कुछ में लग गया था, कुछ में दीमक लग गया था, पैसा भी बेकार। अब ये बोल रहे फ्रीज हो गया है और उसी को फ्रीज बोल रहे होंगे, उसी को फ्रीज बोल रहे होंगे। पैसा सब रखा, वो कहां चला गया? अब बताइए, आप 400 करोड़ रुपए अलमारी में बंद कर करके रखिएगा तो आईटी का रेड और ईडी का रेड होगा कि नहीं होगा? और आज आप ईटी, आईटी, जितने भी सीबीआई इत्यादि सबको खराब बोल रहे हैं। हम लोग सीना ठोक के कहेंगे ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। अगर धीरज साहू के अलमारी से 400 करोड़ रुपए निकलेंगे तो यहां की एजेंसियां आंख बंद करके नहीं बैठेगी, आंख खोल करके कार्यवाही करेगी, क्योंकि ये पैसा गरीबों का है, हिंदुस्तानियों का है और ये काम हिंदुस्तान में लगेगा। ये पैसे का काम हिंदुस्तान में लगेगा। इतना ही कह के अपने वक्तव्य को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। फ्रेंड्स, बिफोर वी टेक क्वेश्चंस, एक बात मुझे और, राहुल गांधी जी अमेठी से लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अब तो इतना मामला नजदीक हो गया, वायनाड की सेफ्टी में जा रहे हैं, तो आप तो खुद ही चुनाव से भाग रहे हैं, आपके साथी भाग रहे हैं और आप देश को ज्ञान दे रहे हैं। चलिए मित्रों, एक एक करके हम प्रश्न लेंगे। सबसे पहले रविकांत राय, टाइम्स नव भारत। अब इस तरह की बेशर्मी भरी बातों का क्या जवाब दिया जाए? तथ्यात्मक बात हमने कर दी, इसलिए वो कहीं चले थे मोहब्बत की दुकान खोलने, लोगों के बीच बॉन्ड पैदा करने, उनकी पार्टी ही टूटती जा रही है हर जगह से। तो इस तरह की बेसिर पैर के तर्कों का कोई जवाब नहीं। आसुरी शक्ति की अगर बात कहा है तो वी कंडेम इट वेरी बैडली, वेरी स्ट्रांगली। Rahul Gandhi has not only become loud mouth, he has increasingly become loose mouth. कुछ भी बोल देना है, कुछ भी बोल देना है। और राहुल गांधी जी, एक बात मैं विनम्रता से कहूंगा, आप वहां पर अपनी क्षमता से नहीं है। आप जिस परिवार के संस्कार का दावा करते हैं, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उसके कारण है ना, तो कम से कम कुछ तो वाणी में संयम और जिम्मेवारी लाइए। कुंदन,
अब चलिए इसको उसको लेंगे बाद अलग में। से बात करेंगे। अरुण, CNN। अब ये उनके नेता हैं आपस में, तो मतलब उनके लोग ही ऑन बोर्ड नहीं है, तो सच्चाई सामने आ रही है। अब चलिए इस पर वो अपना कमेंट करें, उनको नेता को उन्होंने लिखा है तो। और एनी अदर क्वेश्चन? आनंद जी। अच्छा लगा। पैसा नहीं राहुल जी के पास, कांग्रेस पार्टी के पास। मेरे मित्र डॉक्टर साहब ने तो बहुत संकेत दे दिया। राहुल गांधी जी, आपको मैं विनम्रता से एक बात कहूंगा कि आपकी सरकार के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने में हमने संसद में कुछ काम किया था ना, और वो कट के बिना कुछ हुआ था क्या? गिनाऊं क्या? 2G गिनाऊं क्या? सबमरीन घोटाला गिनाऊं क्या? अंतरिक्ष देवास गिनाऊं क्या? कोल घोटाला? क्या क्या बात करते हैं आप, और आप कह रहे हैं पैसा नहीं है। अरे भाई, जितनी प्रॉपर्टी के आज आप मालिक हैं बहादुर शाह जफर मार्ग पर, उसके अगर एक फ्लोर को ही आप लीज आउट कर दें तो आपके सब चीज क्लियर हो जाएंगे। क्या बात करते हैं? हिमांशु, आज तक। तो इधर कैसे बैठ गए आप? हाँ बताएं। भाई यही सच्चाई है न, जब कोई नेता हो, न नीयत हो, न नीति हो, न समझदारी हो, तो ये तो होना ही होना है। और चले हैं मोदी जी को रोकने के लिए। और देखिए, बिहार में जितने एलाइज थे उनके समझदारी बना के कौन कितना लड़ेगा और किस सीट से लड़ेगा घोषणा कर दी गई। तो ये उनकी समझदारी है। देवेंद्र, इंडिया टीवी। अच्छा है, देवेंद्र जी ने जो सवाल पूछा इसका थोड़ा विस्तार से जवाब देना चाहूंगा। इतनी बार आपको मोदी जी ने कहा है जितना गाली पढ़ोगे उतना ही कमल खिलेगा, और ये आप आज से नहीं कह रहे हैं, जब से वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर है तब से कह रहे हैं। मौत के सौदागर 14 में क्या क्या नहीं कहा, आज भी कह रहे हैं। राहुल गांधी जी, एक तो इस तरह के शर्मनाक टिप्पणियों की हम बहुत भर्त्सना करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी दुनिया के नेता हैं, सबसे लोकप्रिय नेता है। So Rahul Gandhi, Modi ji is not only the Prime Minister of India but the most popular global leader. How he is respected this morning has been explained by Dr. Patra कि आज क्या पुतिन हो, क्या अमेरिका हो, क्या यूरोप हो, क्या यूक्रेन हो, और एकमात्र नेता हैं जो एक ही दिन हिम्मत करते हैं कि पुतिन को बधाई दिया, फिर भी कहा रास्ता शांति का वार्ता से होगा। और यूक्रेन ने कहा कि बिल्कुल आप सही कहते हैं, आप जीत के आइए, इसको करिए। ये उनकी अंतर्राष्ट्रीय साख है। अब उसके बारे में औरंगजेब कहना, क्या मतलब है इसका? आप जितना कहिएगा उतना ही मोदी जी का कमल खिलेगा, उतना ही मोदी जी के प्रति स्नेह बढ़ेगा। लेकिन राहुल गांधी, आपके और आपके मित्रों की हताशा अब इस हद तक बढ़ गई है कि इस चुनाव को आपने सिर्फ गाली गलौज बना दिया है। जनता देखेगी, इसका जवाब देगी। अंत में संबित पात्रा जी कुछ आहत हैं। वो आसुरी शक्ति पे मुझे कहना है, मैं रोक नहीं पाया अपने आप को, तो अनुमति लेकर बिल्कुल बोलो। जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आज माननीय प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के गढ़ों के लिए किया गया है, बंधुगण आप आज सामने बैठे हैं, मीडिया को भी आज आसुरी शक्ति पुकारी गई है। ये आसुरी शक्ति ईडी को कहा गया है, ये आसुरी शक्ति सीबीआई को कहा गया है, पार्लियामेंट में बने कानून को आसुरी शक्ति कहा गया है।
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को आसुरी शक्ति कहा गया है। आज हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को आसुरी शक्ति कहा गया है। आप जरा सोच के देखिए, आप आसुरी शक्ति हैं? आप सोच के देखिए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसुरी शक्ति हैं? जो व्यक्ति पूरे देश में करोड़ों माताओं और बहनों के लिए इज्जत घर बनाता है, वो दुर्गा शक्ति है या वो आसुरी शक्ति है? जो प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के घर के ऊपर छत दिलाता है, वो आसुरी शक्ति है या दुर्गा शक्ति है? जो व्यक्ति देश के करोड़ों लोगों के घर तक हर घर नल से जल पहुंचाता है, वो मातृशक्ति आसुरी शक्ति है या वो किस प्रकार की शक्ति है? जो व्यक्ति जन धन अकाउंट के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों के अकाउंट खुलवाता है, उसके साथ मां दुर्गा की शक्ति है या वो आसुरी शक्ति है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। जहां तक मोदी जी का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं, जो आज से हजारों वर्ष पहले आदि शंकराचार्य ने लिखा था, ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनी हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्य गते मधु मधुरे मधु कैट भगंजिनी कैट भभंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। हे मां दुर्गा, तुमने जब भी आविर्भाव लिया है, हे जननी, जब भी तुम्हारा अवतरण हुआ है, गरीबों के भला के लिए हुआ है और आसुरी शक्ति के मर्दन के लिए हुआ है। जनता ही जननी है, जनता ही जनार्दन है। कौन दुर्गा के साथ है और किस आसुरी शक्ति का लोकतांत्रिक तरीके से ईवीएम के बटन के दबाने से समाप्ति करना है, इसका विषय जनता जननी के ऊपर छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, एक चलते चलते मेरा आपसे भी सवाल है, बड़ी विनम्रता से। अगर जिन शब्दों का प्रयोग मीडिया के लिए राहुल गांधी ने किया है, अगर उस तरह का छापा पड़ गया, हम जा रहे हैं। अरे 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 छापा पड़ गया तो छुपने जा रहे हो? ये छुपने नहीं जा रहे हैं। तो पुलिस में जा रहे हो? ये भगत राम, बौरा गए हो क्या? है? बौरा काहे गए? पुलिस में नहीं जाओगे? पुलिस में क्या करेंगे जाके? छापा पड़ा है। अच्छा अच्छा, तो कोर्ट कचहरी जा रहे हो? अरे कोर्ट कचहरी क्यों जाएंगे भगत राम? छापा पड़ा है, छापा। तो कोर्ट कचहरी भी नहीं जा रहे, जेल में जा रहे हो? जेल जा रहे हो? भगत राम गुस्सा मत दिलाओ। है? छापा पड़ा है तो हम जेल में क्या करेंगे जाके? तो फिर कहाँ जा रहे हो? जेल नहीं जा रहे हो? छापा पड़ा है, हम बीजेपी में जा रहे हैं। ये देखो, समझे? हाँ, हम अपना खुद से लेकर के जा रहे हैं। अब वहीं पे जाकर के बच सकते हैं। देखो, हमको जाने दो भाई, बहुत लेट हो रहा है। पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। ये है नया भारत। हम भी कहें कौन नया भारत है? जिसको जेल में जाना चाहिए वो बीजेपी में जा रहा है। नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम निकाला, हफ्तेबाजी चलती है ना, वो नेशनल लेवल पे कर रहे हैं ये लोग। 4 तरीके की हो रही है। कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वो बीजेपी को हफ्ता देना शुरू कर देती है। दूसरा, सीधा एक्सटॉर्शन। ईडी सीबीआई भेज देंगे, जैसे यहाँ पे मुंबई का एयरपोर्ट इनको चाहिए था, ईडी सीबीआई भेजी, एयरपोर्ट किसी और को पकड़ा दिया। सीधा एक्सटॉर्शन। तीसरा, शेल कंपनी की प्रॉफिट ही नहीं है और उससे ज्यादा पैसा वो बीजेपी को दे रही है। और चौथा, कॉन्ट्रैक्ट देने के पहले पैसा दो, कॉन्ट्रैक्ट लो। ये लोग कह रहे हैं हम केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूँ, मेरे को तो गिरफ्तार कर लोगे, मेरी आवाज को कैसे दबाओगे, मेरी आवाज को कैसे रोकोगे? आप मुझे गिरफ्तार कर लो, मोदी जी मेरे को गोली मार दो, केजरीवाल मर जाएगा, लेकिन आपके नींद के अंदर भी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी, आपके कानों में मेरी आवाज गूंजेगी। नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम निकाला,
हफ्तेबाजी चलती है ना, वो नेशनल लेवल पे कर रहे हैं ये लोग। 4 तरीके की हो रही है। कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वो बीजेपी को हफ्ता देना शुरू कर देती है। दूसरा सीधा एक्सटॉर्शन, ईडी सीबीआई भेज देंगे। जैसे यहाँ पे मुंबई का एयरपोर्ट इनको चाहिए था, ईडी सीबीआई भेजी, एयरपोर्ट किसी और को पकड़ा दिया, सीधा एक्सटॉर्शन। तीसरा शेल कंपनी, कंपनी की प्रॉफिट ही नहीं है और उससे ज्यादा पैसा वो बीजेपी को दे रही है। और चौथा, कॉन्ट्रैक्ट देने के पहले पैसा दो, कॉन्ट्रैक्ट लो। मुझे आज सुबह क्राइम ब्रांच द्वारा सूचित किया गया कि यहाँ पर एक फैक्ट्री है मेडिसिन की, जिसके क्रम में इन्होंने मुझे बोला कि आप आइए, हम लोग साथ में सहयोग देकर कार्यवाही करेंगे। तो यहाँ पर कंडेला क्षेत्र है 80, वहाँ पर ये इस प्रतिष्ठान में हमने देखा कि फैक्ट्री संचालित तो नहीं है, पर मशीन के पार्ट्स, जो कंप्रेशन मशीन और ब्लिस्टर पैकिंग मशीन है, उसके पार्ट्स यहाँ पर पाए गए हैं और रॉ मटेरियल्स भी हैं। हालांकि फिनिश कुछ भी नहीं है, कुछ बना हुआ नहीं है, लेकिन हाँ पार्ट्स मशीन्स के यहाँ पर पाए गए हैं। अच्छा मैम, कब से मालिक कौन है और किसकी मशीन से है? जी, मालिक तो कोई राधा नाम की हैं, जिन्होंने किराए पे ये किसी व्यक्ति को दिया था, किराएदार। तो उनके कहा जा रहा है जो पकड़े गए हैं पहले क्राइम ब्रांच के द्वारा, उनके कोई नौकर है, उसके नाम पे ये किराए पे दिया गया था। कैसे मिली आपको? जी, लाइसेंस प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी? जी, कोई लाइसेंस नहीं है, ये बगैर लाइसेंस का प्रतिष्ठान है। अगर लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू होती तो हमें उसका बड़ी खेप पकड़ी गई है गाजियाबाद में, शामली से ही दवाइयाँ गई थी और आज फैक्ट्री पकड़ी गई है, मशीन पकड़ी गई है। तो क्या कहेंगे, क्या फायदा है आपका? नहीं, शामली से दवाइयाँ नहीं पकड़ी गई हैं, दवाइयाँ बाहर से ही पकड़ी गई हैं, लेकिन जो बना रहा था उसका मालिक यहाँ पर भी एक फैक्ट्री लगाने वाला था। इससे पहले भी यहाँ क्राइम ब्रांच की टीम आई। जी मैम, कहाँ से फैक्ट्री स्थानांतरित की गई है यहाँ पर? ये क्राइम ब्रांच द्वारा कहाँ से की गई है? सुंदरनगर से। क्राइम ब्रांच ने तो पकड़ी है, मालिक सुंदरनगर से यहाँ ले गया। क्या इसमें सील करेंगे या क्या? इसकी सारी मशीन सीज हो जाएंगी, ठीक है, और जो भी इसमें अभियोगी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, कोर्ट में केस दाखिल किया जाएगा। हालांकि क्राइम ब्रांच द्वारा भी दाखिल किया गया है FIR भी, और हमारे द्वारा भी किया जाएगा। दोनों। हाँ जी, बिल्डिंग किसकी है? बिल्डिंग राधा नाम की एक लेडी है, उनकी है, लेकिन उन्होंने किराए पे दिया था। वो सुरेंद्र मलिक ने अपने नौकर के नाम पे ये किराए पे दिया है। ठीक है। तो छापेमारी के दौरान कौन मिला? हाँ जी, छापेमारी के दौरान कौन मिला है यहाँ पे? कोई मिला है? कोई किसी को जो है ना पकड़ा भी गया? देखिए फिलहाल तो किराएदार ही है जिसे पकड़ा गया है, बाकी मैडम आप जो कहा वो किया सीरीज के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने देश के सबसे लंबे समुद्री ब्रिज अटल सेतु के किए वादे को पूरा किया है। 24 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस अटल सेतु का शिलान्यास किया। एक ही कार्यक्रम में 1,06,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा विकास के कामों का शुभारंभ होता हो, ये शायद मुंबई के इतिहास की बहुत बड़ी घटना होगी और ये हम करके दिखाते हैं। वहीं 12 जनवरी 2024 को इसका लोकार्पण भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही किया। आज दुनिया के सबसे बड़े सी ब्रिज में से एक ये विशाल अटल सेतु देश को मिला है। ये हमारे उस संकल्प का भी प्रमाण है कि भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं, लहरों को भी चीर सकते हैं। 17,840 करोड़ रुपए की लागत से बना यह अटल सेतु देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। 6 लेन वाला यह अटल सेतु 21.8 किलोमीटर लंबा है, जिसका 5.5 किलोमीटर हिस्सा जमीन पर बना है, जबकि 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर बना है। अटल सेतु के बनने से मुंबई और नवी मुंबई की 2 घंटे की दूरी अब मात्र 20 मिनट की रह गई है। वहीं मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा में लगने वाला समय भी कम हो गया है। वहीं इस परियोजना को पूरा करने के लिए 1500 से अधिक इंजीनियरों और करीब 16,500 कुशल मजदूरों ने 3 शिफ्टों में 24 घंटे काम किया है।
अटल सेतु के निर्माण में करीब 1,77,903 मीट्रिक टन स्टील और 5,04,253 मीट्रिक टन सीमेंट लगा है। अटल सेतु को खराब मौसम के दौरान उच्च वेग वाली हवाओं का सामना करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। वहीं बिजली से होने वाली क्षति से बचाने के लिए लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगाया गया है। इसके अलावा अटल सेतु पर 400 कैमरे लगे हुए हैं और ट्रैफिक के दबाव की जानकारी देने वाले AI सेंसर भी लगे हैं। बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार ने भारत में यातायात को सरल और सुगम्य बनाने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं और आज सारा विश्व अटल सेतु के रूप में भारत के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और भविष्य के विकसित भारत की झलक देख रहा है। धारीवाल जी मौजूद नहीं है, वरिष्ठ नेता है, कोटा के लिए उनका बड़ा योगदान है। यहाँ सारे विधायक हैं, सारे प्रत्याशी हैं, इन सब लोगों को, इनके विचार को, इनकी बात को सुनकर समझकर एक सहयोगी के नाते हम सब एक टीम वर्क के नाते काम करेंगे। मैं इतना ही विश्वास आपको देते हुए मैं पूरी जिम्मेदारी से मैंने कहा है, जब राजनीति में सिद्धांत और पार्टी गौण हो जाती है और व्यक्ति की महिमा मंडन का सिलसिला चल पड़ता है तो विचारधारा, जीवन मूल्य, संस्कार, रीति नीति, सिद्धांत केवल मीडिया का प्रोपेगेंडा रह जाता है। और आज केवल और केवल कोटा हाड़ोती की भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा मेरा बचा है, मैं इतने लंबे समय से रीति नीति सिद्धांत को जीते हुए इस वैचारिक प्रोपेगेंडे का दमन का शिकार हो रहा था। निर्णय कर लिया है, कांग्रेस में आ गया हूं और मेरे साथ बहुत सारे लोग, नाम तो किसका दूंगा, युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य ब्रजेश शर्मा नीटू आज यहाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष मुरलीधर लोधा यहाँ है, मंडल अध्यक्ष किशन प्रजापति, सत्तू लोधा, पंकज साहू यहाँ है, हमारे पार्षद कमरिंदर सिंह, नवन सिंह आड़ा, विकास कंवर, वरिष्ठ नेता दीपक चौधरी, संदीप प्रजापति, पार्षद मोहन सैनी, राजेंद्र केवट, योगेंद्र टोनी, मनीष गुजर, युवा मोर्चे के पूर्व जिलाध्यक्ष कौमी, SC मोर्चा के जिलाध्यक्ष राकेश सपेला, पार्षद बीरबल लोधा, घनश्याम कुमावत, जतिन लोधा जो पार्षद के कैंडिडेट रहे, बहुत सारे लोग, मैं कईयों के नाम भूल जाऊं क्योंकि अभी कहा है कि प्रमुख लोगों के नाम तो मैं बता दूं। मेरे साथ आप सब लोग अब कांग्रेस परिवार का हिस्सा हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं, एक बार ताली बजाकर मेरी बात का समर्थन कर दें। कल तक जो प्रहलाद गुंजल पिछली कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते नहीं थकते थे, आज वही गुंजल कांग्रेस की विचारधारा से इतने प्रभावित हो गए कि वो अब कांग्रेसी हो चुके हैं। प्रहलाद गुंजल ने पिछली अशोक गहलोत की सरकार और उनके तमाम मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उनमें सबसे पहले वो शांति धारीवाल का ही नाम लेते थे, लेकिन अब जब वो कांग्रेस का पट्टा पहन चुके हैं तो गहलोत भी उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। डोटासरा जी भी उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, उनकी बहादुरी और दिलेरी की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने जो बोल दिया वो पर्याप्त है भैया, जो बोल सकते थे, इससे ज्यादा कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी बोल ही नहीं सकता जो भारतीय जनता पार्टी में रहा। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ शेर को कि किस प्रकार से। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। प्रहलाद गुंजल के साथ सचिन पायलट के करीबी साथी नरेश मीणा ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।
नरेश मीणा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत और प्रहलाद गुंजल के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। गुंजल अकेले कांग्रेस में नहीं आए, बल्कि तमाम नेताओं की वो फौज जो कल तक बीजेपी में थी, अब गुंजल के साथ आकर कांग्रेसी हो गई है। गुंजल अब कोटा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। नरेश मीणा कहां से लड़ेंगे ये भी जल्द ही साफ होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रहलाद गुंजल के कांग्रेस नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम निकाला, हफ्तेबाजी चलती है ना, वो नेशनल लेवल पे कर रहे हैं ये लोग। 4 तरीके की हो रही है। कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वो बीजेपी को हफ्ता देना शुरू कर देती है। दूसरा सीधा एक्सटॉर्शन, ईडी सीबीआई भेज देंगे। जैसे यहाँ पे मुंबई का एयरपोर्ट इनको चाहिए था, ईडी सीबीआई भेजी, एयरपोर्ट किसी और को पकड़ा दिया। एक्सटॉर्शन। तीसरा शेल कंपनी, कंपनी की प्रॉफिट ही नहीं है और उससे ज्यादा पैसा वो बीजेपी को दे रही है। और चौथा, कॉन्ट्रैक्ट देने के पहले पैसा दो, कॉन्ट्रैक्ट लो। सरकार अपने 10 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड रख रही है। हम अगले 25 साल का रोड मैप बना रहे हैं और अपने तीसरे टर्म के पहले 100 दिन का प्लान भी बना रहे हैं। दूसरी तरफ हम कई बार मजाक बना रहे, भाजपा में चले गए, भाजपा में चले गए। वो है क्या, दरअसल ईडी और सीबीआई के डर की वजह से कई नेता गए। खुल के कोई नहीं बता रहा। उनका इंटरव्यू लिया किसने? टेली ब्रांड वालों। तो आपने देखा होगा ना, दवाइयों के ऐड आते हैं। पहले मैं काफी परेशान था, है ना, इसी तरह। अब उसी से इंटरव्यू में पूछा गया, सुनिए, मेरी ईडी की समस्या बढ़ती जा रही थी। मेरी ईडी की समस्या बढ़ती जा रही थी। हमेशा डर रहता था कि कहीं मुझे जेल न जाना पड़ जाए। मुझे नींद तक नहीं आती थी। मैं अंदर से काफी टूट गया था। घर में जब कोई दीदी बोलता था या सीडी बीड़ी तक बोलता था, मुझे ईडी ही सुनाई देता था। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करना चाहिए। एक दिन मेरा एक मित्र आया, उसने मुझसे कहा कि तुम्हें भाजपा ट्राई करनी चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, पहले मुझे यकीन नहीं था, लेकिन जब उसने बताया कि वो गारंटी दे रहे हैं, तब मैं गया। गारंटी की वजह से गया और यकीन मानिए आज सब कुछ बदल गया। मैं बहुत खुश हूँ।